मेरी आज की स्टोरी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि वो माँ बाप से झूठ बोलकर कुछ भी कर लेंगे और इसका परिणाम किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बट क्या वो फ्रीडम जो उनको माँ बाप से झूठ बोलकर मिली, क्या सच में वो वर्थ थी? बहुत सारे ऐसे आज के टाइम पे जेनजी लोग हैं जो उस टाइप के कल्चर को फॉलो करते हैं कि हमें हाँ फ्रीडम चाहिए, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी वगैरह, नाइट आउट एंड ऑल, ये सब कुछ उनको चाहिए। बट क्या कुछ हो सकता है इन सब के बीच में? बहुत ही अनबिलीवेबल और ब्रूटल स्टोरी मेरी आज की है। यकीन मानिए आपका विश्वास उठ जाएगा दुनिया से इस पूरी स्टोरी को देखकर। बट उससे पहले आप इस लाइक बटन के साथ जरूर नाइट आउट का प्लान बना सकते हैं और गुलू गुलू भी कर सकते हैं। तो जल्दी से इसके साथ कुचू पुचू या गुलू गुलू कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन के साथ भी कुछ कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें ब्राज़ील के साओ पोलो शहर के अंदर जाना पड़ेगा और टाइम था 1987 का, जब यहीं पर एक बच्ची लियाना का जन्म हुआ। लियाना के पिता एक बहुत बड़े जाने माने लॉयर और उसकी माता वो होम मेकर, वो घर पर ही रहा करती थी। लियाना का एक छोटा भाई भी। दोनों बच्चे बहुत अच्छे से पूरे परिवार के अंदर घुल मिल कर बड़े हुए। बहुत अच्छे संस्कार माता पिता ने अपने बच्चों को दिए थे और अपर मिडिल क्लास, हो कभी भी उनको पैसों की कोई कमी नहीं हुई। अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना, उनका सब कुछ बहुत ज़्यादा परफेक्ट चल रहा था। माता पिता ने इन संस्कारों के अंदर अपने रिलीजियस संस्कार भी बहुत अच्छे से बच्चों के अंदर डाले हुए थे। इसलिए लियाना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, लियाना बढ़ चढ़ कर हर सोशल प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करती, मंदिर वगैरह जाती जो उनके वहाँ बने हुए थे, पाठ पूजा वगैरह करती, भाई को भी अपने साथ लेकर जाती। स्पेशली उसको अपनी ब्लैक ड्रेस डालना बहुत पसंद था क्योंकि वो हमेशा मंदिर के अंदर, जो भी उनका वहाँ पर वो था, उस मंदिर के अंदर हमेशा वो ब्लैक ड्रेस डालकर जाया करती। जबकि घर पर रहते हुए लियाना का सबसे अच्छा बॉन्ड उसके पिता एरी के साथ था। तो जैसे ही एरी कोर्ट से वापस अपने घर पर आते तो वो सबसे पहले घर के अंदर लियाना को ढूंढते और लियाना को भी पूरा दिन वेट रहती कि कब पापा घर पर आएंगे। और जैसे ये दोनों घर पर आते, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा घुल मिलकर बातें वगैरह करते, टाइम स्पेंड करते। इनफैक्ट एरी को पता था कि कब वो स्कूल से वापस आएगी और स्कूल के अलावा वो कहाँ कहाँ जा सकती है। दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं, दोनों ने अपनी बातें एक दूसरे को बता रखी थी। बाप बेटी के बीच में बहुत ही प्यारा सा ये बॉन्ड। जब भी उसके पिता फ्री होते तो वो खुद लियाना को किसी बस स्टॉप पर छोड़ने जाया करते थे ताकि वो जिम जा सके, या फिर जो भी उनके यूथ एक्टिविटीज हो रही हैं आसपास में उनके अंदर लियाना पार्टिसिपेट कर सके। सन 2003 तक आते आते लियाना अब 16 सालों के आसपास की हो चुकी थी और अब इस पॉइंट पर लियाना को अपने फ्यूचर के बारे में आगे सोचना था कि आखिर उसे आगे क्या करना है। बट उससे पहले लियाना ने अपने पिता को ये बताया कि उसे रात में पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो जो भी कुछ रात में पढ़ती है वो उसके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है। सो उसके पिता ने बिल्कुल भी देरी नहीं करी और उसको नाइट क्लासेस भी ज्वाइन करवा दी। इनफैक्ट पूरे साओ पालो शहर के सबसे प्रेस्टिजियस कोलेजियो साओ लुइस नाम के उस स्कूल के अंदर लियाना का एडमिशन भी करवा दिया। लियाना ने स्कूल के अंदर रहते हुए सभी नाइट क्लासेस को अडेप्ट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही थी। उसके जितने भी टेस्ट हो रहे थे सभी के अंदर उसकी बहुत अच्छी रिपोर्ट्स एरी यानी कि उसके पिता के पास पहुंचती और उसके पिता बहुत ज़्यादा खुश। बट इसी स्कूल के अंदर 19 साल का फिलिप कैफे नाम का एक लड़का भी हाल ही में इसने एडमिशन लिया था और ये फिलिप भी लियाना की क्लास के अंदर ही था। अब आमतौर पर यहाँ बातें कैसे होती हैं, नॉर्मली ऐसे ही कोई रिलेशनशिप नहीं बन जाता। स्कूल के अंदर मोस्टली तभी बातें होती हैं आगे जब वो आसपास बैठे हों और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ। एक दिन फिलिप जस्ट बराबर वाले बेंच पर आकर बैठा, इसके साइड में लियाना बैठी हुई थी और जब ये क्लास चल रही थी रात के टाइम पर तब फिलिप ने लियाना की तरफ घूम कर देखा। दोनों के बीच में हाय हेलो हुई और ये जैसे ही क्लास खत्म हुई दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। जस्ट कैजुअल टॉक्स, जो फ्रेंड्स वाली बातें होती हैं, नए नए एक दूसरे को जानने लगे थे। इस मुलाकात के बाद तो इनकी मुलाकातें इतनी ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी थी कि दोनों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे। इनफैक्ट 3 हफ्ते ही अभी बीते थे इन दोनों की मुलाकात होते हुए कि लियाना उसके साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल थी कि रात को क्लास एंड होने के बाद फिलिप ही लियाना को उसके घर के पास ड्रॉप करके आ रहा था। उसके बाद फिलिप अपने घर पर जाता और रात को भी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ फ़ोन पर मैसेजेस में बातें वगैरह करते रहते। जस्ट नॉर्मल जो एक स्टार्टिंग रिलेशनशिप होता है उसकी एक्साइटमेंट ये दोनों लोग अब फील कर रहे थे। बट यहाँ एक समस्या, लियाना बहुत ही ज़्यादा अपर मिडिल क्लास, अच्छे पैसे वाली, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा। बट फिलिप वो कुछ खास नहीं, वो हमेशा से ही 99 के फेर में रहा है। मतलब कि जोड़ तोड़ करके किसी तरीके से कॉलेज की फीस इकट्ठा कर ली, वो जमा करवा दिया, इधर छोटी मोटी नौकरी कर ली, उससे थोड़ा पैसा कमा लिया, उससे अपनी पढ़ाई कर ली। इनफैक्ट इस साओ लुइस कॉलेज के अंदर भी स्कॉलरशिप से फिलिप को एडमिशन मिला था। लेकिन
उसके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा क्लियर थे। उसने क्लियरली लियाना को ये बताया कि वो बड़ा होकर एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है और अपने लिए एक अच्छा करियर सेट करना चाहता है, और उसके एम्बिशंस देखकर ही लियाना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी। लेकिन कभी भी फिलिप ने अपनी संगत गलत नहीं रखी, हमेशा से ही वो बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठता हुआ आया था। कभी उसकी इंटेंशंस गलत नहीं रही, आदतें गलत नहीं रही, कभी उसने कोई नशे पते को हाथ नहीं लगाया, और यही बात लियाना को उसकी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। खैर, लियाना और फिलिप का बॉन्ड ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन एरी, लियाना के फादर, लियाना को स्कूल से पिक करने के लिए अपनी गाड़ी लेकर गए, और तभी लियाना सामने से स्कूल के अंदर से आती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके साथ फिलिप भी मौजूद था। और इनफैक्ट फिलिप लियाना को उसकी गाड़ी तक ड्रॉप करने के लिए आया, उसको टाटा गुड बाय करके वहां से दोनों निकल गए। मतलब कि एरी अपनी बेटी लियाना को लेकर निकल गए। लेकिन रास्ते में एरी ने अपनी बेटी से पूछा कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, बट उस टाइम पर लियाना ने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं, आगे का पता नहीं। और अगले दिन भी सेम यही हुआ। अगले दिन फिर से एरी अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए गए, और दोबारा से फिलिप लियाना को छोड़ने के लिए कार तक आया, और जैसे ही कार में बैठी लियाना ने कहा अपने पिता को कि गेस व्हाट, अब ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और जैसे ये बात एरी ने सुनी, बजाय अपनी बेटी को रोकने के या फिर उसके ऊपर बाउंडेशंस वगैरह लगाने के, उन्होंने इसको एक पोलाइट वे में समझाया कि देखिए, थोड़ा संभल कर रहना। आई होप तुम कोई भी गलत व्यक्ति के साथ अपना कोई भी बॉन्ड नहीं बनाओगी। जो भी व्यक्ति तुम्हारी लाइफ के अंदर आएगा वो तुम्हारा ख्याल रखने वाला होना चाहिए, तुम्हें प्यार करने वाला होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान रखे। ये बात सुनकर लियाना ने कहा कि ये सारी खूबियां फिलिप के अंदर है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अक्टूबर 2003 का टाइम आ चुका था। अभी इनके रिलेशनशिप को चलते हुए 2-3 महीने के आसपास का ही टाइम हुआ था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी तीसरा महीना चल रहा था। और तभी फिलिप ने लियाना को कहा कि मैं और मेरे काफ़ी सारे दोस्त पहले भी एम्बुगुआसू, जो कि वहीं पर एक जगह है ब्राज़ील के अंदर, वहाँ घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। पहले भी हम वहाँ पर जाकर आए थे, हमने वहाँ पर कैंपिंग करी थी, बहुत ही अच्छी अच्छी सीनरीज हैं वहाँ पर। और 3 महीने हमारे रिलेशनशिप को अभी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई हमारा पर्सनल टाइम नहीं बिताया। तो क्या तुम मेरे साथ एम्बुगुआसू चलना चाहोगी? बट ये वर्ड ही, ये जगह का नाम ही पहली बार लियाना ने सुना था, एम्बुगुआसू। तो उसको थोड़ी सी हेजिटेशन तो हुई, बट अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर लियाना ने इस बात के लिए हाँ भर ली कि हाँ वो चलेगी उसके साथ, क्योंकि लियाना खुद भी चाहती थी कि वो थोड़ा टाइम, अपना पर्सनल टाइम फिलिप के साथ स्पेंड करे, अपने पेरेंट्स से दूर, अपने घर से दूर। उसको कोई भी टेंशन ना हो कि कोई उसको बुला लेगा या फिर कोई उसको देख लेगा, ऐसी कोई भी उसको भड़क नहीं चाहिए थी। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि ना ही फिलिप को ना ही लियाना को किसी को भी आइडिया नहीं था कि वो जिस एम्बुगुआसू के बारे में बात कर रहे हैं, वो इलाका पूरे ब्राज़ील देश के अंदर बदनाम है गैंगवारी के लिए, लूटमारी के लिए, डकैती के लिए, मर्डर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, गैंग एक्टिविटीज़ के लिए पूरे देश के अंदर बदनाम है। और पिछली बार जब फिलिप अपने दोस्तों के साथ वहां पर गया था तो वो इसीलिए वहां पर सेफ थे क्योंकि वो बहुत बड़े ग्रुप के अंदर थे। बट अब लियाना, जिसके अंदर अब एक आग थी कि हाँ उसको घूमने जाना है, लेकिन उसको एक बात अच्छे से पता थी कि उसके पिता कभी भी हाँ नहीं करेंगे ऐसे बाहर जाने के लिए, एम्बुगुएसा में जाने के लिए, क्योंकि ना तो वो एम्बुगुएसा को जानते और ना ही जो उसके साथ जा रहा है फिलिप, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते। तो कैसे विश्वास करेगा एक पिता? इसलिए लियाना के मन में डर था कि उसके पिता मना कर देंगे। बट एक 16 साल की टीनेज लड़की जिसको अब फ्रीडम चाहिए थी अपनी जिंदगी में, घूमने फिरने की, बाहर जाने की, नाइट आउट वगैरह करने की, तो उसने अपने मन में एक परफेक्ट जाल सा बना लिया, एक झूठ बोलने का जाल, कि वो अपने माता पिता को कहेगी कि वो आने वाले फ्राइडे की नाइट अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करने वाली है, जो कि आमतौर पर वो करती भी आई है अपने दोस्तों के पास रह रहकर, जिसमें उसके माता पिता कभी उसको मना नहीं करते। उसके दिमाग में प्लान था कि वो यही बोलेगी और उसके पिता कभी मना नहीं करेंगे। सो ये बात जाकर उसने अपने माता पिता को बताई और कहा कि रात को हम सभी यूथ ग्रुप वाले एक साथ रुकेंगे और अगली सुबह हम एयाबेला के लिए निकलेंगे। एयाबेला एक और घूमने के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और जहाँ पर लियाना पहले भी काफ़ी बार जा चुकी थी अपने दोस्तों के साथ, और इस जगह के ऊपर एरी यानी कि लियाना के पिता को बहुत ज़्यादा विश्वास था, वो पहले भी कर चुकी थी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात जाकर उसने अपने माता पिता को बताई और वो इस बात के लिए हाँ कर चुके थे कि हाँ जाओ आराम से घूम फिर कर आओ। और आने वाले फ्राइडे के लिए पहले से ही इन दोनों ने अपने बैग रेडी कर लिए थे, और साथ में लियाना ने तो अपने पिता को ये तक कह दिया था कि आपको बस स्टॉप तक मुझे छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिलिप मुझे लेने आने वाला है, वो मुझे बस तक छोड़ देगा। 31 अक्टूबर 2003 की शाम आ चुकी थी और फाइनली अब इनकी क्लासेस जो कि एंड होने वाली थी, इन लोगों ने अपनी क्लासेस अटेंड करी और
क्लासेस एंड होते होते रात के तकरीबन 9:30 बज चुके थे। लियाना अपना बैग, जो कि पहले से ही वो घर से पैक करके लेके आई थी, वो बैग उठाकर स्कूल से बाहर निकली, वेट करने लगी और कुछ ही मिनटों बाद फिलिप भी अपना बैग साथ में लेकर आ चुका था। असल में यहाँ पहले प्लान था फिलिप का उसके दोस्तों के साथ वहां पर जाने का, एम्बुगुएसा में जाने का, बट धीरे धीरे उसके सभी दोस्तों ने मना कर दिया कि नहीं, हम तो नहीं जाने वाले, हमें ये काम है, हमें वो काम है, हमारे पेरेंट्स ने मना कर दिया एंड ऑल दैट। बट प्लान फिक्स था अब फिलिप और लियाना का वहां पर जाने का। बट दिक्कत यहाँ ये थी कि ये रात उनको इसी शहर के अंदर स्पेंड करनी थी और ये स्पेंड करने का सबसे अच्छा स्पॉट था आर्ट साओ पालो नाम का वो म्यूज़ियम। वहाँ का म्यूज़ियम एक बहुत बड़ा, जिसके बाहर काफ़ी सारा स्पेस था। वहाँ पर आमतौर पर लोग आकर बैठते, नशा पता वगैरह फूकते, लेकिन कुछ भी खास गलत वहाँ पर नहीं होता। इसीलिए फिलिप और लियाना दोनों को पता था कि वो आज की रात इसी म्यूज़ियम के बाहर सड़क पर बैठकर आराम से बिता सकते हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे उनकी बस है एम्बुगुएसा में जाने वाली। तब तक उनको वेट करना पड़ेगा, ये रात तो जैसे तैसे निकालनी पड़ेगी। मिनट बाय मिनट धीरे धीरे वो रात ढलती गई। सुबह तकरीबन 4:30 बजे के आसपास इन दोनों की नींद खुली उसी बेंच पर बैठे बैठे। फाइनली इन लोगों ने अपने बैग्स वापस टांगे, क्योंकि 5 बजे इनको बस पकड़नी थी। वहां से वो साओ पालो की तरफ गए। साओ पालो के टिएट टर्मिनल से इन लोगों ने एम्बुगुएसा जाने वाली बस की टिकट खरीदी और फाइनली जाकर वो इस बस में बैठ चुके थे। दोपहर होते होते बस एम्बुगुएसा पहुंच चुकी थी। वहाँ पर उतरने के बाद एटमॉस्फेयर एकदम से चेंज हो गया, क्योंकि अब सारे फेसेस जो इनको दिखने वाले थे वो इनके लिए बिल्कुल नए थे। सभी लोग इन दोनों को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे, क्योंकि जहाँ ये अभी पहुंचे थे ये काफ़ी रूरल सा इलाका, ये आए थे बहुत बड़े शहर से गाँव टाइप के इलाके में, कस्बे टाइप के इलाके में, और यहाँ ये दोनों बिल्कुल अलग दिख रहे थे। लोग इनकी तरफ घूर रहे हैं, बट ये सामने की तरफ चलते जा रहे हैं। तभी इनको एक टैक्सी मिली। उस टैक्सी के अंदर बैठकर इन लोगों ने कहा कि हमें थोड़ी इस कस्बे के आउटस्कर्ट्स की तरफ ले चलो। तब वो टैक्सी इनको लेकर आउटस्कर्ट की तरफ चलती रही। असल में फिलिप पहले भी इस जगह पर आया हुआ था और वो इसी जगह के आउटस्कर्ट्स के जंगलों में बने हुए एक फार्म पर जाना चाहता था। ये फार्म बहुत लंबे टाइम से यहाँ लावारिस पड़ा हुआ था। असल में कुछ सालों पहले इस फार्म के अंदर रहने वाली फैमिली के ऊपर यहाँ के गैंगस्टर्स ने मिलकर पूरे के पूरे परिवार को गोलियों से भून डाला इसी घर के अंदर, जिसके बाद बचे कुचे इस फार्म के मालिकों ने इसको ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया। किसी ने भी इसका मालिकाना हक नहीं जताया और टाइम बीतने के साथ साथ ये फार्म लोगों का अड्डा बनता गया। यहाँ आकर लोग दारू पीते, अपना टाइम स्पेंड करते। और फिलिप भी जब पहले आया था इस एम्बुगुएसा के अंदर, तभी वो इस फार्म के अंदर रुका था और उसको वो बहुत पसंद आया। इसीलिए ये अब फिलिप बेचारी लियाना को इसी फार्म के अंदर ले जाना चाह रहा था। तभी इनकी टैक्सी बीच में रुकी, जिसके बाद ड्राइवर ने कह दिया कि इससे आगे मेरा जाना अलाउड नहीं है, आपको यहीं से पैदल आगे की तरफ जाना पड़ेगा। दोनों ने टैक्सी वाले को पैसे दिए, टैक्सी से बाहर उतरे, अपने बैग टांग कर अब पैदल ही इस शहर को, कस्बे को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ निकलने लगे। अब जैसे दोबारा पैदल चलने लगे, तभी लोग दोबारा से इनकी तरफ घूर घूर कर देखने लगे, स्पेशली लियाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चमक दमक रही थी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर, और आसपास जो भी लड़के आदमी थे वो घूर रहे थे लियाना की तरफ। और तभी सामने से 2 लड़के जो कि इनके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे, इन दोनों लड़कों का ध्यान भी इसी कपल के ऊपर पड़ा, जिनमें से एक लड़का 16 साल का शैम्पिनो और दूसरा लड़का उसका साथी पेनाम्बुको, ये दोनों सामने से आ रहे थे। और जैसे इन दोनों ने सामने से आते हुए इस जोड़े को देखा, तो ये जोड़ा इनके माइंड में छप गया कि ये लड़की इतनी सुंदर सी और ये शहरी लड़का आपस में यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज से पहले इन लोगों ने ऐसे लोगों को यहाँ कभी नहीं देखा था। अब धीरे धीरे शाम हो रही थी, ये चलते चलते काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके थे शहर से, लेकिन इनको कोई आइडिया नहीं था कि ये शैम्पिना 16 साल का और उसका फ्रेंड पेनाम्बुको ये पीछे पीछे इनके चल रहे हैं। जी हाँ, उसी मोमेंट से जिस टाइम पर इन दोनों के पाथ आपस में क्रॉस हुए थे, उस टाइम पर बजाय ये शैम्पिना आगे जाने के वापस मुड़ लिया और इन दोनों के साथ साथ पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन इस बात का आइडिया लियाना और फिलिप को बिल्कुल भी नहीं था। लियाना और फिलिप अपने बैग टांग कर बस सामने देखते हुए चल रहे हैं बिना रुके। धीरे धीरे वो शहर से बाहर निकले और फाइनली इस रोड से, एक कच्चा रोड जो कि अंदर जंगलों में जा रहा था, और उस रोड पर भी कुछ मिनटों तक आगे चलने के बाद फाइनली फिलिप के सामने वो फार्म दिख रहा था। तब फिलिप ने इशारा करके सामने लियाना को दिखाई कि देखो वो रहा वो फार्म, और इसी के अंदर हमें आज रात को रुकना है। लियाना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। दोनों फाइनली इस फार्म पर पहुंच चुके थे, जबकि पीछे पीछे शैम्पिना और पेनाम्बुको ये दोनों भी इन दोनों को मार्क कर चुके थे, क्योंकि शैम्पिना समझ चुका था कि ये कपल आज रात इस फार्म के अंदर रुकने वाला है, यहाँ वो मज़े करने वाला है। अभी इनको यहीं छोड़ते हैं, बाद में आकर देखेंगे। खैर, दूसरी तरफ फार्म के अंदर पहुँचते ही
दोनों ने पूरे फार्म को खंगाला कि यहाँ कोई है तो नहीं उनको डिस्टर्ब करने वाला, क्योंकि ये लोग अपने साथ अपना खाना पीना कैंप वगैरह डालकर सारा कुछ आए थे। अब आप बस सोच कर देखिए, जंगलों के बीच में पुराना खंडर सा फार्म जिसकी दीवारें कभी भी गिरने को हो रही हैं, बट आसपास का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर। तो इन दोनों ने सोचा कि बजाय इस फार्म के अंदर रहने के वो बाहर यहाँ कैंपिंग करेंगे, ताकि इस फार्म की सुरक्षा भी उनके पास रहेगी। कोई जानवर वगैरह आ गया तो वो इस फार्म के अंदर भागकर घुस जाएंगे। सो फाइनली अब शाम पूरी ढल चुकी थी, धीरे धीरे अंधेरा होने वाला था। तो इन दोनों ने अपने बैग्स वहीं उतारे बाहर और एक अच्छी सी क्लियरिंग देखकर पास ही में इस फार्म के उस क्लियरिंग को पहले नीचे से साफ किया, ताकि वो जो भी नीचे पत्थर वगैरह पड़े थे उन पत्थरों को हटाकर अपने कैंप के लिए जगह बनाई। बैग से कैंप निकाला, कैंप पूरा सेटअप किया और फाइनली फिलिप और लियाना अब दोनों अपने कैंप में थे, बिल्कुल अकेले। और रात अब धीरे धीरे ढल चुकी थी। सो फाइनली इन लोगों ने अपने बैग के अंदर रखा हुआ अपना खाना वाना निकाला और दोनों एक दूसरे को बड़े ही प्यार से, बड़े ही रोमांटिक वे में एक दूसरे को खाना वाना खिला रहे थे, अपने प्यार का इजहार कर रहे थे। रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास लियाना का फ़ोन बजा और जैसे लियाना ने देखा ये फ़ोन कहीं और से नहीं बल्कि उसके पिता का ही आया था। अब जैसे ही ये फ़ोन देखकर लियाना के मन में एकदम से घबराहट होने लगी, क्योंकि उसको पता था कि उसके पिता उससे सवाल पूछेंगे कि कैसा उनका ट्रिप रहा, उसके दोस्त वगैरह कहाँ पर है, वो मज़ा कर रहे हैं नहीं। बट फिर भी डरते डरते लियाना ने फ़ोन उठाया। दूसरी साइड एरी ने बड़े एक्साइटमेंट से कहा कि हाँ भाई क्या चल रहा है तुम्हारा, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप। तब लियाना ने कहा कि हाँ जी बहुत मज़ा आया, बस अब अभी बस के अंदर हैं और हम सुबह तक घर पहुँच जाएंगे वापस। जैसे ये बात एरी ने सुनी तो उसके माइंड में खटक सी पैदा हुई कि अगर तुम बस में हो तो पीछे से कोई शोर शराबा क्यों नहीं आ रहा। मुझे तो एक्सपेक्टेड था कि अगर तुम बस में होगे तो पीछे सभी लोग बातें कर रहे होंगे, एक दूसरे का मजाक बना रहे होंगे, कुछ खा पी रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे आसपास तो बहुत ज्यादा शांति है। बट इसका भी बहाना लियाना ने पहले से ही बना रखा था। जी हाँ, उसने कहा कि पापा हम बस में ही हैं, लेकिन अभी हम सारा दिन के थके हुए हैं, इसलिए सभी लोग बस के अंदर बैठते ही सो गए। सो प्लीज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आप प्लीज़ फ़ोन रखिए, मैं सुबह तक आपके पास घर पहुंच जाऊंगी। ये बोलकर एरी ने भी हंसते हंसते फ़ोन रखा कि ठीक है ठीक है ठीक है, सो जाओ, आराम से रेस्ट करो। एरी को ये बात सुनने के बाद कोई भी एक्सक्यूज़ उसके माइंड में बचा नहीं था, कि कुछ भी घबराहट उसकी सारी क्लियर हो चुकी थी। लेकिन लियाना, उसने अपने पिता से झूठ बोला था कि वो अपने दोस्तों के साथ है और एयाबेला गए हैं, लेकिन ये लोग बजाय एयाबेला जाने के एबू ग्वासा में जा चुके थे, और वो भी अब एक फार्म के बाहर। लेकिन यहाँ सिर्फ वो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके ऊपर कुछ लोग नज़र बना के रखे हुए थे। अपना अकेले पर्सनल टाइम स्पेंड करते हुए दोनों ने आपस में खूब सारी बातें करी, हग्स किए, किसेस किए, और इसके बाद दोनों एक बहुत अच्छी रोमांटिक पोजीशन में थे। रात पूरी गहरी हो चुकी थी। फाइनली इन लोगों ने अपनी उस पोजीशन से हटकर अपने कैंप की जो जिप थी वो बंद करी, और अंदर अब दोनों एक दूसरे के अंदर घुल चुके थे। बट इससे पहले कि ये दोनों इंटीमेसी पोजीशन के अंदर आ पाते, इतने में ही इन लोगों ने नोटिस किया कि इनके साइड में जो कैंप का जो फ्लैप है, वो जो चद्दर सी है कैंप की, उसके अंदर एक बहुत बड़ा चाकू सा घुसा है, और उस चाकू ने कैंप के इसके पर्दे को चीरना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जैसे इन लोगों का ध्यान उस मशैटी की तरफ गया, जी हाँ ये एक चाकू नहीं बल्कि मशैटी थी, उस मशैटी ने इनके कैंप के पर्दे को बहुत जोर से चीरा, और बाहर अब विजिबल था ये दोनों लगभग न्यूड थे, इनके ऊपर कपड़े नहीं थे। बट ये मशैटी अंदर घुसते ही और वो फ्लैप ओपन होते ही तभी लियाना ने भागकर अपने कपड़े वगैरह पहनने शुरू किए, बजाय बाहर देखने के कि कौन है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है। फाइनली अपने जैसे तैसे कपड़े पहनकर इन दोनों ने बाहर की तरफ देखा, और बाहर 2 व्यक्ति खड़े थे। जी हाँ, ये 2 व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 16 साल का शैम्पिनो और उसके साथ 32 साल का परमबूको। ये दोनों वही थे जिन्होंने शाम के टाइम पर इन दोनों के साथ अपना पाथ क्रॉस किया था, और बाद में इन दोनों के ऊपर नजर बना के रखनी शुरू कर दी थी। शैम्पिनो ने जल्दी ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि फटाफट से अपने अपना सामान समेटो और हमारे साथ चलो। बट बजाय अपना सामान समेटने के ये दोनों आपस में एक दूसरे को हक करके बैठे हुए थे। लेकिन तभी इन दोनों को गुस्सा आया। ये जो बाहर शैम्पिनो और परमबूको खड़े थे, इन दोनों को गुस्सा आया, और इन दोनों ने सामने बैठे इस कपल को सेपरेट कर दिया पकड़ के, और बाद में अपने पास से एक इन्होंने रस्सी निकाली जो कि साथ लेके आए थे। दोनों के हाथों को रस्सी से पीछे बांधा और आगे आंखों के ऊपर दोनों के पट्टी बांध के अपने साथ घसीटने लगे। इनको कोई लेना देना नहीं था इस कपल के सामान से कि इनके पास क्या क्या कुछ है, खाने पीने का या फिर पैसे, फोन, कुछ भी नहीं। इनको लेना देना था बस इस कपल से, जो कि अब आगे बहुत हद ब्रूटल होने वाला था। अगली सुबह तक लियाना और फिलिप को अपने घर वापस पहुंच जाना चाहिए था। अब लियाना के पिता एरी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे कि अभी तक उसका फ़ोन नहीं आया, ना ही वो खुद आई, तो उन्होंने फ़ोन करना शुरू कर दिया, लेकिन उनका फ़ोन कोई भी नहीं उठा पा रहा।
और थोड़ी देर बाद तो लियाना का फोन स्विच ऑफ हो चुका था, वो डायरेक्ट वॉइस मेल पर जा रहा था। लियाना की माँ ने भी इधर उधर जानना शुरू कर दिया, उसके स्कूल में पूछने लगे कि आखिर वो कहाँ जा सकती है। तब लियाना की एक सबसे खास दोस्त, उसको लियाना की माँ ने फ़ोन किया और पूछने लगी कि कहाँ है लियाना, तुमको बता कर गई होगी। बट उसकी फ्रेंड ने बताने से मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं पता, वो तो शायद एबेला गई होगी। बट लियाना की माँ ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर बताया कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, 2 दिन हो चुके हैं, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं बना है, अभी तक उसको घर वापस आ जाना चाहिए था। तब इस पॉइंट पर लियाना की सबसे बेस्ट फ्रेंड ने लियाना की माँ को बताया कि आपकी लड़की एबेला नहीं गई है, बल्कि वो तो अकेली फिलिप के साथ एम्बुग्वासु गई है घूमने के लिए, वीकेंड स्पेंड करने के लिए। अब जैसे ये बात सुनी, लियाना के माँ बाप दोनों झटके में आ चुके थे कि ऐसा हो कैसे सकता है, आज तक हमारी लड़की ने हमसे झूठ नहीं बोला और पहली बार वो हमसे झूठ बोलकर इतनी दूर किसी लड़के के साथ गई है। ये सच में उनके लिए बहुत ज़्यादा दिल तोड़ देने वाला मोमेंट था। जिसके बाद तुरंत लियाना के माँ बाप अपनी गाड़ी उठाकर सीधा एम्बुग्वासु की तरफ निकले। संडे की आधी रात तक ये लोग भी एम्बुग्वासु पहुंच चुके थे। वहाँ जो भी लोग इनको दिखाई दे रहे थे, अनजान लोग थे वो सभी इन लोगों के लिए भी। सो इन लोगों ने वहाँ जो भी लोग दिखे उनको अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाई कि क्या आपने इसको देखा है, बट कहीं से भी लीड नहीं मिली। मंडे मॉर्निंग आ चुकी थी, मंडे मॉर्निंग तक भी ये लोग पूरी रात, मंडे मॉर्निंग तक ये पिछली रात पूरी ढूंढते रहे कहीं से कोई लियाना का या फिर फिलिप का कुछ पता लग जाए, क्योंकि लास्ट नॉन लोकेशन उनकी यही थी, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तब फाइनली मंडे मॉर्निंग सुबह 10 बजे के आसपास लियाना के माँ बाप दोनों एम्बुग्वासु पुलिस स्टेशन में पहुंचे। वहां जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और सारी सिचुएशन बताई कि वो यहाँ पर आई थी अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए। पुलिस वाले यहाँ अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके थे, जबकि एरी ने अपने एंड पर हर किसी से, लिटरली वो जो भी रोड पर जाता, किसी भी घर के बाहर खड़ा होकर दरवाजा खटखटा के अपनी बेटी की फोटो दिखाकर पूछता कि क्या आप में से किसी ने इसको देखा है, बट ना ही मिल रही थी। इसलिए एरी ने वहीं एक प्रिंटिंग प्रेस पर जाकर अपनी बेटी के गुमशुदगी के फोटोज और बड़े बड़े पैम्पलेट्स वगैरह वो प्रिंट करवाए, फ्लायर्स प्रिंट करवाए और उन फ्लायर्स को जो दिख रहा था उसको बांट रहा था। इनफैक्ट एम्बुग्वासु के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने तो एरी के बारे में जब सुना कि वो ऐसे ऐसे अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, तो उस बिजनेसमैन ने एरी को अपना हेलीकॉप्टर तक दिया कि आप इस हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर से भी छानबीन कर सकते हो, क्या पता कहीं दिख जाए। साथ ही आप ऊपर से शहर के ऊपर बहुत सारे फ्लायर भी गिरा सकते हो, ताकि जिसको भी पता चलेगा वो आपको आकर सूचित कर देगा। तब एरी ने उस हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरे इलाके में छानबीन करी, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं मिला कि आखिर ये लोग हो कहाँ से सकते हैं। बट अब आप सोच कर देखिए, इस टाइम तक एरी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुकी थी। वो एक बेटी का पिता, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी ये सिर्फ वही जानते हैं। दूसरी साइड पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन में जब उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ करी, उनके खबरियों ने उनको बताया कि हाँ, इस कपल को यहाँ पर देखा था और वो सीधा उस कच्चे रास्ते से होते हुए जंगल की तरफ गए थे और वहाँ एक फार्म है, शायद वो वहीं गए होंगे। और जब पुलिस वालों ने लियाना के पिता एरी को अपने पास बुलाया कि उनकी लास्ट नॉन लोकेशन इस रोड पर आगे जाकर जंगल की तरफ की है, तो हमें वहां जाकर देखना होगा। एरी उनके साथ गाड़ी में बैठकर सीधा उसी कच्चे रास्ते से होते हुए उस फार्म पर गए जहां पर उनका वो वीकेंड स्पेंड करने का प्लान था। और उस फार्म को दूर से देखते ही एरी समझ रहे थे कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि ये फार्म एक अजीब सी वाइब दे रहा था, टूटा फूटा, डरावना सा। और ये डर उनका आगे सच होने वाला था, क्योंकि जैसे ही ये सभी लोग मिलकर थोड़ी और आगे गए, इस फार्म के बाहर एक कैंप लगा हुआ था। इस कैंप को देखते ही एरी वहीं पर फ्रोज हो चुका था। क्योंकि वो इस कैंप को बहुत अच्छे से जानता था। पुलिस वालों को उसने बताया कि ये कैंप मेरी बेटी का है, वो इसको आमतौर पर यूज़ करती है। सभी लोग भागकर उस कैंप के पास गए, बट एरी दूर खड़े होकर उस कैंप को देख रहा था, क्योंकि वो अगर उस कैंप के पास जाए तो हो सकता है उसको वहाँ कुछ ऐसा देखने को मिल जाए जो वो नहीं देखना चाहता। बट फिर भी वो अपने मन को थोड़ा मजबूत करके उस कैंप के पास गया और उस कैंप के बाहर लियाना की चप्पलें पड़ी हुई थी। उन चप्पलों को देखकर समझ चुका था कि यहाँ बहुत भयंकर गड़बड़ हुई है। और पुलिस वाले इस बात से हैरान थे कि इस कैंप के अंदर सारा सामान इंटैक्ट है। बैग ऐसे कैसे पड़े हैं, ज्वेलरी जो है उसकी लियाना की वो भी उसके बैग के अंदर ऐसी कैसी है, पैसे भी इसके अंदर ऐसे कैसे हैं, खाना तक यहाँ ऐसे कैसा है। बट दिक्कत यहाँ ये थी कि इस कैंप को चैन से नहीं खोला गया, बल्कि इस कैंप को साइड में जो पर्दा था उस कैंप का वहाँ से काट कर खोला गया था, जिसको देखकर पुलिस वाले समझ चुके थे कि नहीं, ये कैंप लियाना या फिर फिलिप ने नहीं खोला, बल्कि कोई और था
जिसने इसको काट कर खोला था। अब धीरे धीरे पुलिस वालों के सामने शैम्पीना नाम बार बार आ रहा था और पुलिस वालों को बहुत अच्छे से पता था कि शैम्पीना आखिर है कौन, क्योंकि 2 सालों पहले 14 साल की उम्र में इस शैम्पीना ने बीच बाजार के अंदर एक आदमी को चाकू मार मार कर उसकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद से शैम्पीना का नाम इस इलाके के अंदर बहुत बड़ा हो गया। वो आसपास के जंगलों के अंदर अपने अड्डे बना कर वहाँ पर रहने लगा। जितनी भी गैंग एक्टिविटीज़ वगैरह इस इलाके में होती, उनमें खास तौर पर नाम शैम्पीना का बार बार आता। सो पुलिस वाले समझ चुके थे कि ये शैम्पीना आखिर है क्या चीज़। अगर उसका इस केस में नाम आ रहा है तो खबर आगे की बहुत बुरी है। और इसी रात को एरी के पास एक अनजाने नंबर से फ़ोन आया और इसमें इस आदमी ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि मैं इस इलाके को बहुत अच्छे से जानता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारी सर्च ऑपरेशन में मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके जो जंगल हैं यहाँ के, ये बहुत ज़्यादा गहरे हैं और मैं यहाँ पर बहुत लंबे टाइम से शिकार करता आया हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें कहाँ सर्च करनी चाहिए। तब एरी ने कहा कि ठीक है, आप प्लीज़ आ जाओ, हम साथ में मिलकर ढूंढेंगे। तब एरी और ये आदमी मिलकर पूरी रात जंगलों में आसपास घूमते रहे और तभी उनको एक आदमी दूर इस जंगल के अंदर, घने जंगल में, दारू की बोतल हाथ में लेकर लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। तब उस आदमी ने, उस शिकारी ने एरी को कहा कि शायद हमें इसको पकड़कर पुलिस वालों के पास लेकर जाना चाहिए, हो सकता है ये हमें कुछ बता दे। तब ये दोनों लोग पकड़कर इस शराबी को सीधा पुलिस वालों के पास लेकर गए और जब उस आदमी का नशा उतरा, पुलिस वालों ने उसकी सेवा करी, तब उस आदमी ने सब कुछ बताया कि आखिर मैं कौन हूँ और उन दोनों के साथ क्या कुछ हुआ है। पुलिस वालों को ये जो आदमी मिला था दारू वाला, इसका नाम था एंटोनियो कटानो। और ये एंटोनियो कटानो की बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा था, इसकी बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री थी। बहुत छोटे छोटे क्राइम करने की, किसी की पॉकेट मार ली, किसी के यहाँ चोरी कर ली, छोटा मोटा किसी के साथ मार पिटाई कर ली, किसी की जेब मार ली, ये छोटे मोटे काम कर रहा था। इसने आज तक कोई भी बड़ा काम नहीं किया, बट बड़े कामों के अंदर इसका नाम हमेशा आता। अब पुलिस वालों ने जैसे इसकी सेवा करी और इसने सारे नाम बताए, सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि ये जो डिटेल्स बता रहा था ये सच में बहुत ज़्यादा ब्रूटल थी। उसने बताया कि शैम्पीना और उसके साथ पर्नब्रूको, ये दोनों ही पहले गए थे और ये प्लान था सिर्फ लूटमारी करने का इस कपल के साथ। बट जैसे ही शैम्पीना ने लियाना को देखा तो उसका सारा प्लान चेंज हो गया। जी हाँ, जिस मोमेंट पर उसने वो कट मार कर फ्लैप ओपन किया था कैंप का, उसके बाद से सारा प्लान डाइवर्ट हो चुका था, क्योंकि ये शैम्पीना लियाना के अंदर पूरा डूब चुका था। सबसे पहले उसने लियाना के हाथ बांधे और जब फिलिप ने लियाना को डिफेंड करने की कोशिश करी, तब इस पर्नब्रूको ने अपने हाथ में जो शॉटगन पकड़ रखी थी उसका बट इस फिलिप के ऊपर मारा, जिससे फिलिप साइड में जाकर गिर चुका था। तब इन दोनों के हाथ पीछे से बांधे गए, दोनों की आंखों के ऊपर पट्टी बांधी गई, दोनों को खड़ा करके एक कच्चे रास्ते पर और घने जंगल के अंदर ले जाया गया। और इसी घने जंगल में एक अलग फार्म हाउस टाइप का पुराना लावारिस सा एक पड़ा था यहाँ पर घर, और ये घर किसी और का नहीं बल्कि एंटोनियो कटानो का ही। जी हाँ, जैसे ये लोग इन दोनों को घने रात के अंधेरे में इस घर पर लेकर पहुंचे, एंटोनियो कटानो घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन इन दोनों को अलग अलग सेपरेट रूम के अंदर रखा गया। लियाना अलग कमरे में, अब फिलिप अलग कमरे में। लियाना ने बोलना शुरू कर दिया कि मेरी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, मेरे पापा बहुत बड़े वकील हैं, तुम चाहो तो मुझसे पैसे ले सकते हो, लेकिन हमें जाने दो, हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचाओ। बट शैम्पीना ने क्लियरली बोल दिया कि मुझे पैसा नहीं चाहिए बल्कि मुझे तुम चाहिए। जबकि दूसरे कमरे में मौजूद ये फिलिप, इससे भी पूछा गया कि क्या तुम भी पैसे देने के लिए तैयार हो, बट फिलिप ने कहा कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है, तुम जैसा कहोगे मैं तो वैसा करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद दूसरी साइड लियाना, अब उसके साथ टॉर्चर शुरू होने वाला था। शैम्पीना ने सबसे पहले अपने हाथ में पकड़ी उस मशैटी से बेचारी लियाना के कपड़ों को काटना शुरू कर दिया, क्योंकि हाथ उसके बंधे हुए थे, वो कपड़े निकाल नहीं सकता। उसने काट दिए सारे कपड़े काटने के बाद उसने पर्नब्रूको से कहा कि इसकी टांगे पकड़ो, क्योंकि इस पॉइंट तक यहाँ लियाना वर्जिन थी, उसने आज तक कभी इंटीमेट रिलेशन नहीं बनाया था। इस पॉइंट तक भी लियाना पूरी वर्जिन थी और उसको पता ही नहीं कि आगे क्या कुछ होने वाला था। पर्नब्रूको ने लियाना के दोनों टांगों को पकड़ा, जबकि बीच में लेटकर इस शैम्पीना ने जबरदस्ती बेचारी लियाना का बलात्कार किया। और एक बार नहीं बल्कि आने वाले इस पूरी रात के अंदर बार बार बेचारी लियाना की टांगे खून से लथपथ हो चुकी थी, वो हिला तक नहीं पा रही उनको। जबकि साइड वाले कमरे में मौजूद फिलिप वो सारी आवाज़ें सुन पा रहा था कि कैसे लियाना चिल्ला रही है, उनसे बचने की कोशिश कर रही है, उसको दर्द हो रहा है, बट कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं। फिलिप ने भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, वो भीख मांग रहा था कि प्लीज़ लियाना को छोड़ दो। लेकिन जितनी बार वो चिल्लाता उतनी बार उसकी पिटाई होती, और ऐसी पिटाई कि वो बार बार बेहोशी की हालत में जा रहा था। उसको चुप करवाने के लिए उसको एक कुर्सी के ऊपर बैठाकर उसके हाथ पैर बांध दिए, मुंह के आगे भी एक
बड़ा सारा कपड़ा लपेट कर पीछे से बांध दिया ताकि ये चिल्ला ना पाए। और जब ये सारा काम हो रहा था इतने में ही एंटोनियो कटानो घर पर पहुंच चुका था और जैसे उसने देखा कि सामने 2 शिकार आए हुए हैं, आज की रात तो उसकी बन गई। एंटोनियो कटानो ने भी इस पूरे काम के अंदर हिस्सा लिया। उसने भी बेचारी लियाना का बलात्कार किया, पर्नो ब्रूको ने किया और अगेन शैम्पिना तो बार बार कर ही रहा था। सुबह की जैसे ही रोशनी शुरू हुई तब इस पॉइंट पर शैम्पिना को लगने लगा कि हम इस इलाके में सेफ नहीं है, यहाँ कोई भी आ सकता है। जैसे एंटोनियो कटानो आ गया, चलो उसका तो घर ही था, यहाँ कोई भी आ सकता है, उनका अड्डा ये बहुत फेमस है, इसलिए हमें किसी सेफ इलाके में इन दोनों को ले जाना होगा। तब इन दोनों के हाथ पैर खोले गए, लेकिन लियाना के मुंह पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। सोच कर देखिए, उसके कपड़े अभी भी कटे हुए, उसको कुछ भी पहनने के लिए नहीं दिया गया, नीचे कुछ भी उसने पहना नहीं हुआ। जबकि पीछे से शैम्पिना ने इन दोनों को पीटते पीटते आगे की तरफ खड़ा किया कि चलो यहाँ से बाहर निकलो, हम तुम्हें कहीं और लेकर जाएंगे, और गहरे जंगल के अंदर। अब बस आप सोच कर देखिए, टांगों से वो खड़ी नहीं हो पा रही, जबकि दूसरी साइड फिलिप, उसकी तो टांगें लगभग टूट चुकी थी, वो तो घिस घिस कर नीचे घुटनों के बल चल रहा था। लेकिन फिर भी ये दोनों अभी तक जिंदा थे। लियाना को भी पीछे से बार बार डंडे मारे जा रहे थे ताकि वो आगे सीधी चलती रहे। और फाइनली ये सभी लोग चलते चलते एक दूसरी लोकेशन पर पहुंचे, और ये भी एक घर था जंगल के अंदर, और ये घर था एंटोनियो मटाएस नाम के एक व्यक्ति का। इस सेकंड लोकेशन तक पहुंचते पहुंचते ये गैंग अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि पहले शैम्पिना, उसका राइट हैंड पर्नो ब्रूको, और उसके बाद एंटोनियो कटानो जिसका वो पहले वाला घर था, और अब ये एंटोनियो मटाएस जिसका ये दूसरे वाला घर है। 4 लोग अब ये हो चुके थे। लियाना बेचारी अकेली, साथ में उसका फिलिप जो कि अब उसके लिए लड़ भी नहीं सकता बेचारा वो। बट ये चारों अभी बातें कर ही रहे थे कि आगे क्या करना है। तब इनमें से एक के माइंड में आया कि हम लियाना का तो समझ सकते हैं, चलो उसका तो एक अलग हिसाब है, लेकिन हम इस फिलिप को क्यों अभी तक जिंदा रखे हुए हैं? सबसे पहली बात, ये हमारे किसी काम का नहीं है, हम धक्के से ही इसका बोझ ढो रहे हैं। दूसरा, इसके पास पैसा भी नहीं है जो हम इससे कहीं फिरौती वगैरह मांग सकें, ये तो हमारे लिए पूरी तरीके से यूजलेस है। तो सबसे पहले इसी को हमें खत्म करना होगा, क्योंकि इसने हमारे चेहरे भी देख लिए हैं, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ सकते। और ये वो बात तब कर रहे थे जब लियाना और फिलिप इन सब के बराबर में बैठे हुए थे। तब इस पर्नो ब्रूको ने फिलिप की तरफ देखा और उसके पास भागकर अपनी जेब में रखे हुए कपड़े को निकाला, बेचारे फिलिप के मुंह के ऊपर बांधा, इन दोनों को वापस खड़ा किया। लियाना और फिलिप को इस घर से बाहर लेकर आए, घने जंगल की तरफ लेकर जाने लगे। और फाइनली एक पॉइंट पर आकर इस पर्नो ब्रूको ने फिलिप को कहा कि तुम मेरे साथ चलो, बाकियों को यहीं छोड़ दो। अब फिलिप बेचारा कर भी नहीं सकता, वो बार बार घूमकर लियाना को देख रहा था कि वो कैसे इन गैंग मेंबर्स के बीच में है अकेली। पर्नो ब्रूको ने बार बार उसको पीछे से मार मार कर आगे की तरफ चलने के लिए कहा। फिलिप आगे की तरफ चला और एक ऐसे पॉइंट पर जहां उसको पीछे वाला ग्रुप अपना दिखाई नहीं दे रहा था, इस पॉइंट पर ले जाकर पर्नो ब्रूको ने अपने हाथ में जो शॉटगन पकड़ी हुई थी, फिलिप के सिर में पीछे से शॉट करी और ऑन द स्पॉट फिलिप की मौत हो चुकी थी। अब आपको ध्यान रहे कि ये शॉटगन थी, कोई नॉर्मल पिस्टल या फिर कोई राइफल नहीं थी, ये एक शॉटगन थी जिसके अंदर से छर्रे बाहर निकलते हैं। एक गोली उसके साथ बहुत सारे छर्रे बाहर निकलते हैं और बहुत भयंकर डैमेज करती है। ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं किसी टेडी बियर के ऊपर ये शॉटगन फायर करूं तो वो टेडी बियर के अंदर छेद नहीं करेगी, बल्कि टेडी बियर को पूरा उधेड़ देगी, क्योंकि छर्रे भी तो वो लगते हैं गोली की स्पीड से। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ बेचारे फिलिप के साथ। जैसे वो शॉटगन की गोली उसको लगी आकर, छर्रों के साथ उसका पूरा सिर ऊपर से खुलकर ऐसे दिमाग वगैरह बाहर निकल चुका था, पूरी खोपड़ी टूटकर आसपास बिखर चुकी थी, खून सारा बाहर रिसने लगा था। और ये शॉटगन चलने की आवाज़ दूर मौजूद लियाना ने भी सुनी थी। इस गोली की आवाज़ सुनते ही लियाना ने सबसे पहले शैम्पिना से पूछा कि ये आवाज़ किसकी थी, क्या हुआ है फिलिप के साथ। तभी शैम्पिना ने लियाना को बताया कि हमने उसे फ्री कर दिया, उसे हमने जाने दिया। बट लियाना को पता था कि ये झूठ बोल रहा है। उसको अंदर डीप डाउन ये एहसास हो चुका था, जहां वो अभी तक 2 थे वो सिर्फ 1 हो चुकी है। और उन आदमियों के साथ जिनकी कोई भी इंटेंशन नहीं है उसको फ्री करने की, यहाँ से जाने की। फिलिप को शूट करने के बाद इस शैम्पिनो ने अपने एक और बहुत ही खास दोस्त एक्विनार्डो नाम के उस बंदे को भी फ़ोन किया और कहा कि आप भी आ जाओ, यहाँ पर मज़े लो आके। और एक्विनार्डो के आते ही ये गैंग अब 5 की बन चुकी थी। जी हाँ, 5 लोग, और लियाना बेचारी अकेली, जिसके साथ पहले ही पिछली रात बहुत भयंकर हाल हुआ था। और उस टाइम पर तो सिर्फ 2-3 व्यक्ति थे, लेकिन अब ये टोटल 5 हो चुके हैं। ये 5 लोग बारी बारी से लियाना के साथ बलात्कार पर बलात्कार किए जा रहे थे। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी वियर्ड पोजीशंस थी जो इन्होंने बाद में एडमिट करी कि हाँ हमने ऐसा ऐसा कुछ किया था। मतलब कि टांगे पकड़ पकड़ कर ऐसे चीर देना और बाल पकड़ पकड़ कर उसको रुलाना, रुलाते हुए उसका बलात्कार करना, ऐसी ऐसी बहुत सारी वियर्ड से पॉइंट थे जो बाद में नोट डाउन किए गए। बट कमाल की बात यहाँ ये थी कि इन 5 में से एक व्यक्ति था, एंटोनियो मटाएस,
जिसने लियाना के साथ संबंध नहीं बनाए। पता नहीं क्यों, क्योंकि जैसे ही ये अपनी बारी के अकॉर्डिंग लियाना के साथ संबंध बनाने के लिए आया तो लियाना ने मना कर दिया। ऐसा इसने बाद में कहा कि लियाना ने मुझे संबंध बनाने से मना किया था और मैं वहीं रुक गया। इतना मेहरबान ये कैसे हो गया समझ नहीं आया। इनफैक्ट इसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला, क्योंकि ना ही इसका कोई डीएनए था लियाना की बॉडी के ऊपर। जबकि दूसरी तरफ शैम्पीना ही था जो कि पूरे ग्रुप को लीड कर रहा था। वही डिसाइड कर रहा था कि कब लियाना पानी पिएगी, कब वो कुछ खाएगी, कब वो किस तरीके से रहेगी, कहाँ वो बांधी जाएगी, किस तरीके से उसको रखना है, कब किसको इसके साथ बलात्कार करना है। पूरे तरीके से शैम्पीना कंट्रोल कर रहा था। ये बार बार लियाना को परेशान करने के लिए फिलिप की बातें छेड़ रहे थे कि लियाना हमसे पूछे फिलिप कहाँ पर है। और इनफैक्ट लियाना बार बार उनसे पूछ भी रही थी कि फिलिप है कहाँ पर, और उसके मज़े लेने के लिए वो बार बार बोल रहे थे कि फिलिप अभी आ जाएगा, वो हमारे पास ही है, हमने उसको दूसरी जगह पर रखा हुआ है। बट डीप डाउन लियाना को पता था कि फिलिप अभी इस दुनिया में नहीं रहा। 4 नवंबर 2003 का दिन आ चुका था। अभी तक लियाना को यहाँ रखे हुए दिन बीत चुके थे, कई दिन हो चुके थे। 4 नवंबर के दिन दोपहर के टाइम पर फाइनली शैम्पीना ने आकर लियाना को कहा कि आज हम फिशिंग के लिए जा रहे हैं। लेकिन लियाना इस बात को समझ चुकी थी कि यहाँ कोई फिशिंग नहीं होने वाली, क्योंकि ना तो कोई बकेट है जिसके अंदर मछली पकड़ कर रखते हैं और ना ही कोई फिशिंग रॉड जिससे मछली पकड़ते हैं। ये अपने हाथ में सिर्फ वो मशैटी पकड़े हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन लियाना ने एक बार भी उससे सवाल नहीं किया कि हम क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लियाना समझ चुकी थी कि अब उसका ही खत्म हो जाना लिखा था। सो फाइनली उसने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं। जिसके बाद शैम्पीना ने लियाना के पूरे मुंह पर एक कपड़ा बांधा ताकि अगर कोई भी बाहर लियाना को देख ले तो उसकी आइडेंटिटी ना पहचान पाए। फाइनली वो उसको आगे की तरफ करते हुए पीछे अपनी मशैटी लेकर लियाना को आगे उस जंगल के एक भीड़े से रास्ते से लेते हुए आगे नदी के पास लेकर गया। वहाँ ले जाकर खड़ा किया। उसके पीछे शैम्पीना खड़ा था। शैम्पीना को अच्छे से पता था कि लियाना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डरी हुई है। उसने इन 4-5 दिनों के अंदर लियाना के अंदर सिर्फ डर ही भरा है। बट ये शैम्पीना इस पॉइंट पर अकेला आया था लियाना को लेकर, और जिस टाइम पर ये नदी के पास खड़ा था लियाना को लेकर, इतने में ही शैम्पीना का छोटा भाई भागते भागते यहाँ आया और शैम्पीना को पूछने लगा कि यार तुम कहाँ हो, 4-5 दिनों से मम्मी ने मेरा खून पी रखा है, तुम्हारे बारे में पूछ पूछ कर तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा, तुम हो कहाँ पर, और ये साथ में तुम्हारी लड़की कौन है। तब शैम्पीना ने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम चलो घर में, मैं थोड़ी देर में आता हूँ अभी। ये बात सुनकर शैम्पीना का छोटा भाई वहाँ से निकल गया। लेकिन इस पॉइंट पर लियाना के पास मौका था, वो चिल्ला सकती थी। क्या पता ये शैम्पीना का छोटा भाई उसकी मदद कर पाता, या फिर बाहर जाकर किसी को बता देता, या फिर शैम्पीना यहाँ से डर कर भाग जाता, कुछ तो होता। लेकिन लियाना बिल्कुल चुप रही। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इस टाइम पर लियाना को ये मन में डर होगा कि अगर उसने चिल्लाया तो कहीं ना कहीं ये जो भाग कर आया है छठा आदमी, कहीं ये भी उसके साथ बलात्कार ना कर दे। मे बी उसके मन में यही डर हो। शाम होते होते ये शैम्पीना का पूरा ग्रुप अब टूटने लगा था, क्योंकि जो भी व्यक्ति यहाँ से बलात्कार करके बाहर जाता तो उनको आस पड़ोस के व्यक्ति बोलते कि अरे तुम यहाँ पर हो, तुमको तो पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि वो जो मिसिंग कपल है हमारे यहाँ शहर से गायब हुआ है उसके बारे में तुमसे कुछ पूछताछ करनी थी। अब जैसे ये लोग इन बातों को सुनने लगे, ऑब्वियसली डर इनके मन में भी अब बैठ चुका था। ये सभी अपने अपने लिए कहीं छुपने की जगह ढूंढ रहे थे अब। इनफैक्ट 4 नवंबर की शाम को तो शैम्पीनो को पुलिस स्टेशन में बुलाया भी गया उससे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि अभी तक उसका नाम सिर्फ आ रहा था, कोई भी सबूत उसके खिलाफ नहीं था। सिर्फ उसको बुलाया जा रहा था कि पुलिस वालों से पूछताछ कर सके। पुलिस वालों को कोई भी आइडिया नहीं है कि यही मास्टरमाइंड है। इसी शाम इस शैम्पीना को ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी उड़ता हुआ दिखा, और यहाँ ये पॉइंट था जिसने सब कुछ यहाँ ख़त्म कर दिया। क्योंकि इस पॉइंट तक आते आते ये ग्रुप इतना ज़्यादा डर चुका था कि अब उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। पुलिस वाले पीछे पड़ चुके हैं, हेलीकॉप्टर ऊपर घूम रहा है, भागने का कोई भी चांस नहीं है। और इसी रात को पर्न ब्रू को ग्रुप को छोड़कर भाग गया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि पुलिस वाले कभी भी यहाँ आकर उसको गिरफ्तार कर लेंगे। सभी लोग डरे हुए थे। शैम्पीना खुद बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। और आधी रात से थोड़ा ही ऊपर का भी टाइम हुआ था कि एंटोनियो कटानो वो बस दारू के नशे में भंड होना चाह रहा था, क्योंकि उसके मन में टेंशन थी और इस टेंशन को भगाने का इलाज एकमात्र दारू पिएंगे आज तो। एंटोनियो ने अपनी बोतल खोली और उस बोतल को चढ़ाते हुए वो उस घर से बाहर निकला और जंगल में डोलते डोलते वो एक पॉइंट पर जाकर पहुंचा जहां एरी और वो हंटर ढूंढते ढूंढते आ रहे थे। और फाइनली उन्होंने एंटोनियो कटानो को देखा। एंटोनियो को पकड़कर वो सीधा पुलिस के पास लेकर गए और पुलिस वालों को एंटोनियो ने सब कुछ बताया कि आखिर किसने क्या कुछ किया था। लेकिन अभी तक आपको लग रहा होगा कि इस शैम्पीना ने लियाना को मार दिया था वहीं नदी के पास ले जाकर, बट नहीं, ये वहाँ
नदी के पास लियाना को सिर्फ इसलिए लेकर गया था ताकि वो ओपन एरिया में लियाना के साथ बलात्कार कर सके। बलात्कार करने के बाद वो वापस लियाना को इसी घर में ले आया था। अब रात हो चुकी थी, सभी को डर भी था कि कोई ना कोई आ जाएगा पुलिस वाला, इसलिए लियाना को सबसे पहले ठिकाना लगाना पड़ेगा। तब शैम्पीना ने कहा कि मैं लियाना को नियरेस्ट बस स्टॉप पर छोड़ कर आता हूँ, ये वहाँ से अपने आप घर चली जाएगी। बट डीप डाउन लियाना को खुद भी आइडिया था कि नहीं, वो घर तो नहीं जाने वाली। बट फिर भी वो शैम्पीना के कहने पर खड़ी हुई और जैसे जैसे शैम्पीना कहता गया वो घर से बाहर निकली। शैम्पीना उसके पीछे पीछे चल रहा था, अपनी मशेटी हाथ में लेकर लियाना आगे आगे चल रही थी और घना जंगल अब शुरू हो चुका था। इसको क्रॉस करते ही बाहर का मेन रोड आ जाता, बट नहीं, इतने में ही शैम्पीना रुका। उसने कहा लियाना रुको और मेरी तरफ घूमो। बिना कुछ रेजिस्टेंस के लियाना उसकी तरफ घूमी और जैसे ही घूमी, बिना कुछ सोचे बिना कुछ बोले, इस शैम्पीना ने अपने हाथ में पकड़ी हुई मशेटी से सीधा लियाना का गला काट दिया। और गला भी कुछ इस तरीके से काटा कि लिटरली आधे से ज़्यादा गला उसका पूरा खुल चुका था। इनफैक्ट उसके जो पीछे वाली जो ये हड्डी होती है सिर्फ यही बची थी, जबकि वो हड्डी पीछे की तरफ लटक चुकी थी। ऐसे बेचारी लियाना का मुंह हो चुका था कि पीछे लटक रहा था, सिर्फ आधे जॉइंट्स उसके बचे थे, बाकी आधा सब कुछ कट चुका था। बट अब आप सोच कर देखिए, इस पॉइंट पर भी लियाना ने अपने अंदर भागने की थोड़ी सी स्ट्रेंथ जुटाई। वो नीचे गिर कर भी घुटनों के बल भागने की कोशिश कर रही थी। खून उसका बाहर बहुत स्पीड से निकल रहा था, लेकिन शैम्पीना बहुत ज्यादा डर गया था कि अगर ये भाग जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तब इसने पीछे से ही बेचारी लियाना के कमर में 15 से भी ज्यादा बार वो मशेटी अपनी घुसा दी। आगे से लेकर पीछे तक वो आर पार हो चुकी थी, बट अब स्ट्रेंथ नहीं थी। अब ये दी एंड था लियाना का और इस 5 दिनों तक चलने वाले बहुत ही ब्रूटल बलात्कार का। शैम्पीना ने देख लिया कि लियाना अब मर चुकी है, लेकिन दिक्कत ये थी कि लियाना अभी भी पहचानी जा रही थी। इस पॉइंट पर स्पेशली ये शैम्पीना अपनी फ़ोन की टॉर्च ऑन करके जंगल के अंदर गया ताकि वो बड़ा सारा पत्थर ढूंढ कर ला सके, जिसको मार कर वो लियाना की पहचान गायब कर सके। और फाइनली उसको बड़ा सारा पत्थर मिला, इतना बड़ा पत्थर कि वो उसको उठा भी नहीं पा रहा। उसको ऐसे धक्का दे देकर वो बार बार धक्का देकर लियाना के पास तक लेकर आया। उससे अभी भी नहीं उठाया जा रहा, इसलिए उसने लियाना के मुंह के पास वो पत्थर रखकर जस्ट उसके मुंह के ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन अभी भी वो मुंह नहीं टूटा। पहचानी अभी भी जा रही थी। दोबारा चढ़ाया ऐसे घिसाकर और कई बार उसने वो बेचारी लियाना के मुंह की रोटी सी बना दी। पूरे तरीके से लियाना का मुंह फ्लैट हो चुका था। लियाना को मारने के बाद शैम्पीना वापस अपने उसी घर पर गया, सबको बता दिया कि लियाना मर चुकी है, अब तुम सारे अंडरग्राउंड हो जाओ। जिसमें से कुछ तो इसी घर के अंदर रुके, बाकी कुछ अपने अपने घर चले गए, जिनको उम्मीद थी कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, पुलिस वाले उनके पास क्यों ही आएंगे। बट एंटोनियो कटानो के पकड़े जाने के बाद सबसे पहले पुलिस वालों को बेचारे फिलिप की बॉडी मिली और उसके बाद अब पुलिस वाले इस पूरे ग्रुप के ऊपर क्लोज करने ही वाले थे। सबसे पहले पुलिस वालों ने पर्नब्रूको को पकड़ा, उसके बाद परेज को पकड़ा, उसके बाद एंटोनियो मटायस को पकड़ा और उसके बाद फाइनली अब बारी थी शैम्पीना की, जो कि पास ही के एक गांव में जाकर अपने दोस्त के घर पर छिपा हुआ था। खैर, इन 5 को पकड़कर पुलिस वाले पुलिस स्टेशन लेकर आए और अब बारी थी इनकी सेवा करने की, इनका बयान लेने की। सबसे पहले इस शैम्पीना ने पुलिस वालों को वो जगह दिखाई जहाँ पर उसने लियाना का मर्डर किया था। बस कैजुअली जाकर जंगल के पास कह दिया पुलिस वालों को कि वहाँ जाओ, आपको वो वहाँ मिल जाएगी। पुलिस वालों ने लियाना की बॉडी को देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि इसने क्या कुछ सफ़र किया होगा। सारे कपड़े ऊपर से लेकर नीचे तक जो उसके कटे फटे पहने हुए थे उसने, वो सारे कपड़े खून से सने हुए थे। स्पेशली उसके पैरों के ऊपर बहुत भयंकर, उसकी जो ये जांघें थी उस जांघों के ऊपर बहुत भयंकर खून लगा हुआ था, इनफैक्ट सूखा हुआ खून। सोच कर देखिए बेचारी क्या कुछ झेल कर गई थी। दूसरा, इस शैम्पीना से जब पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने सब कुछ क्यों किया, तब इसका जो जवाब था वो सच में बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। इसने कहा कि मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। खैर, एंड होते होते इन 5 में से 3 को एक अलग ग्रुप बनाया गया जिसके अंदर कटानो, मटायस और पिरेस मौजूद थे, जबकि एक अलग ग्रुप बनाया गया पर्नब्रूको और इस शैम्पीनो का। और जुलाई 2006 का टाइम आते आते फाइनली इस केस के ऊपर कोर्ट का फैसला आया, जिसके अंदर एंटोनियो कटानो को 126 सालों की सजा सुनाई गई। मतलब कि वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक अंदर रहेगा। जबकि पीरेज, जो कि सबसे लास्ट में आया था इस ग्रुप के अंदर, उसको 47 सालों की सजा सुनाई गई क्योंकि उसने भी बार बार बलात्कार किया था लियाना के साथ। जबकि एंटोनियो मटायस, इसको सिर्फ 6 सालों की सजा मिली क्योंकि इसने ना तो बलात्कार किया था, क्योंकि इसका कहना था कि जैसे वो चढ़ा लियाना के ऊपर उसके साथ संबंध बनाने के लिए, तब लियाना ने उसको रोक दिया और उसके रुकने पर वो रुक भी गया
उसने सिर्फ देखा है यहाँ सब कुछ होते हुए, उसने कुछ भी किया नहीं, ना ही वो किसी मर्डर में शामिल था, ना ही वो किसी बलात्कार में शामिल था, इसलिए उसको सिर्फ 6 सालों की सजा। 2007 में पर्नब्रू को उसके ऊपर फैसला आया जिसके अंदर उसे 110 सालों की गैर जमानती सजा सुनाई गई। जिंदा तो नहीं रहेगा इतने टाइम तक, बट जब तक रहेगा अंदर ही रहेगा। बट यहाँ सबसे दिल तोड़ देने वाला मोमेंट था शैम्पिनो का, क्योंकि जब इसको सज़ा मिली, इसको एक नाबालिग समझा गया। 16 साल का था ये जब इसने सब कुछ किया था, इसलिए इसको नाबालिग समझकर मैक्सिमम सिर्फ 3 सालों की सज़ा मिली। बट साथ में इस सज़ा के अंदर ये इंक्लूड किया गया कि जब ये 21 साल का हो जाएगा तब इसे हमेशा के लिए एक साइकियाट्रिक फैसिलिटी के अंदर रखा जाएगा। ये कभी भी बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये सोसाइटी के लिए डेंजर है। सो आज भी ये शैम्पिनो उसी साइकियाट्रिक फैसिलिटी के अंदर ही है, वहीं रहता है, वहीं खाता पीता है, वहीं उसकी ज़िंदगी निकल रही है। ये कभी भी बाहर नहीं आया अभी तक। खैर, इस केस में गलतियां बताइए कहाँ कहाँ पर हुई। सबसे पहली गलती, लियाना और फिलिप ने अपने अपने घर पर झूठ बोला। फिलिप ने बोला या नहीं बोला, लेकिन लियाना ने तो कन्फर्म बोला, 100% बोला। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर वो अपने माता पिता को बता देती तो एटलीस्ट उसके पिता उसको बता देते कि नहीं वहाँ जाना सेफ है या नहीं, या फिर अगर उसके पिता को पता होता तो टाइम रहते वो वहाँ पर पहले ही पहुँच जाते। दूसरा, लियाना अभी सिर्फ 16 साल की थी। ये रिलेशनशिप वगैरह बनाने की उम्र उसकी आगे अभी बहुत पड़ी थी, वो आगे कर लेती ये सब कुछ जो भी करना था, अपने जो शौक पूरे करने थे वो आगे कर लेती। बच्चों को इतनी जल्दी जवान नहीं होना चाहिए। खैर, आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी ऐसे माता पिता से झूठ बोल कर कहीं कोई नाइट आउट वगैरह किया था क्या, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, मतलब कि कोई छोटा मोटा कांड ही हुआ हो कि आप माता पिता से झूठ बोल कर घर से बाहर गए हों और आप कुछ फंस गए हों कभी? तो ऐसा कुछ हुआ हो तो आप प्लीज़ उसके बारे में नीचे अपने डिस्कस जरूर करें कमेंट्स में, या फिर मेरे साथ पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ आकर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और इस केस से जुड़ी हुई कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं आपको दिखा तो यहाँ नहीं सकता, लेकिन दिखाना चाहता हूँ। सो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाना, वहाँ से आकर मुझसे पर्सनली ले लेना। ब्रॉडकास्ट के अंदर भी नहीं डाल सकता वरना बैन लगा देंगे इंस्टा वाले मेरे ऊपर, सच में ब्रूटल हैं वो। तो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट चम्स रिको को एंड कमेंट पिक मी टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।